नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरेश पे। आज एक टॉपिक लेके आए हैं, मगध साम्राज्य। टॉपिक का नाम क्या है? मगध साम्राज्य। और इसमें जो कई वंश हैं, इन वंशों को क्रम से याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो लिखा हुआ है हसिन मौसुकांध्र। ये ट्रिक लिखी हुई है हसिन मौसुकांध्र। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं वंश को, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका रिकॉर्ड क्या है। तो पहला कौन सा वंश आ जाता है? हर्यक वंश। हाँ से कौन सा आ जाएगा? हर्यक वंश। हर्यक वंश, ठीक है। और सी से क्या आ जाएगा? शिशुनाग वंश। सी से क्या आ जाएगा? शिशुनाग वंश। कौन सा आ जाएगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ठीक है ना, शिशुनाग वंश। और आपका ना से क्या जाता है? तो ये आ जाएगा नंद वंश। कौन सा हो जाएगा? नंद वंश। मौ से मौर्य वंश। मौर्य वंश। और सु से आपका आ जाएगा शुंग वंश। कौन सा हो जाएगा? शुंग वंश। शुंग वंश। और का से हो जाएगा कण्व वंश। कण्व वंश। का से हो जाएगा कण्व वंश। और आंध्र से क्या हो जाएगा? आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन। सातवाहन। आंध्र सातवाहन, ठीक है। ये वंश आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में चलते हैं। पहले आता है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, और फिर आंध्र सातवाहन सबसे लास्ट में आता है। इसी ट्रिक से कहते हैं इसे हसिन मौसुकांध्र। इस ट्रिक से सारे वंश लगभग इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके संस्थापक भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे हर्यक वंश हो गया, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार। तो यहाँ एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। तो जो बिंदुसार है वो यहाँ पे नहीं, वो अशोक के पिता हैं, वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ है बिंबिसार। अगला आता है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का कौन हो जाता है? ये शिशुनाग ही है। इसका कौन है? शिशुनाग ही है आपका, शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है आपका शिशुनाग ही हो जाएगा। और आपका अगला आता है नंद वंश। नंद वंश का कौन सा हो जाता है? महापद्मनंद। महापद्मनंद। मौर्य आपका नंद वंश का हो जाता है महापद्मनंद। आगे देखते हैं आप। तो चंद्रगुप्त, ये मौर्य वंश का तो आप जानते ही कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। फिर शुंग वंश का कौन हो जाएगा? पुष्य। थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि हमको लगता है शायद दिखे ना। पुष्य, ये आपके हो जाएंगे पुष्य मित्र। पुष्य मित्र शुंग। पुष्य मित्र शुंग, ये हैं शुंग वंश के संस्थापक। आगे आता है आपका कण्व वंश। कौन सा आता है? कण्व वंश। इसके कौन है? वासुदेव। कौन है? वासुदेव। इसके संस्थापक कौन है? वासुदेव। और आंध्र सातवाहन के कौन है? शिमुख। आंध्र सातवाहन के कौन है? शिमुख, ठीक है। ये हो गए आपके शासक, ये हो गए वंश, और ये हो गए इनके संस्थापक, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से इनको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से ये कालानुक्रम हम याद कर सकते हैं। और कालानुक्रम यह भी याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो पीछे उसमें जूनियर एडिट का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, इसका कालानुक्रम ही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन वहाँ से
यहीं से बना था एक क्वेश्चन वहाँ पर, तो इसको याद करना भी ज़रूरी है, याद कर लीजिए इसी तरीके से, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या आता है। आगे आपका आ जाता है, आगे आपका आ जाता है मगध साम्राज्य का उदय होता है तो कौन कौन से वंश पहले चलते हैं। तो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन संस्थापक कौन था, जिसको बोलते हैं बृहद्रथ, ठीक है। मगध जो शासन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन सा है, मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा कहा गया है, मगध का सबसे प्राचीन वंश या संस्थापक कौन सा है, बृहद्रथ माना जाता है। कौन है, बृहद्रथ माना जाता है, बृहद्रथ माना जाता है, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मगध का जो सबसे प्राचीन शासक है या जो प्राचीन वंश का जो संस्थापक है कौन माना जाता है, बृहद्रथ। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी ग्रीवरेज थी। इसकी राजधानी क्या थी, ग्रीवरेज थी, ग्रीवरेज थी, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। और इस वंश का जो पहला शासक हुआ, वो कौन है, इस वंश का पहला शासक जो आपके आता है, तो देखते हैं हर्यक वंश आता है। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने, ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने। हर्यक वंश आता है पहला वंश इसमें, हर्यक वंश, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की, स्थापना अभी बताया है पहले, ठीक है। स्थापना हो जाए बिंबिसार ने की, इसने बिंबिसार ने स्थापना इसकी बिंबिसार ने की। और ये कब स्थापना की, गद्दी पर कब बैठा, 544 ईस्वी पूर्व पर ये गद्दी पर बैठा। 544 ईस्वी पूर्व 544 ईस्वी पूर्व यह गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा। कौन, बिंबिसार। तो ये बैठा और इसने कई अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई, जैसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, चारों अपनी रणनीतियाँ इसने अपनाई। और सबसे ज़्यादा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो किया वो शादी करके किया। जहाँ कोई राजा था, अगर कोई उसकी पुत्री थी तो उससे शादी कर लिया, अगर उसका कोई भाई नहीं है तो इसका सारा साम्राज्य किसका हो जाता था, इसी का हो जाता था, बिंबिसार का। इसने लगभग 4 शादियाँ की। और 4 शादियों में क्या था, चिल्लन्ना, जो चिल्लन्ना एक इसकी रानी थी, सबसे ज़्यादा उसी को मानता था, ठीक है। चिल्लन्ना जो इसकी रानी थी उस सबसे ज़्यादा उसी को मारता। फिर क्या होता है कि ये इसका टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाता है, मतलब तब भी शासक यही बना रहता है। और इसका लड़का कौन सा होता है, चिल्लन्ना का ही जो लड़का होता है अजातशत्रु। इससे जो लड़का पैदा होता है इसका अजातशत्रु, वो देखता है कि पिताजी लगातार गद्दी पर बने हुए हैं और उसकी भी पत्नी क्या कहती है, आप राजा कब बनोगे। तो उसने क्या किया, अपने पिता का वध कर दिया, उसने बिंबिसार का वध कर दिया। तो कौन आ जाता है, अजातशत्रु आ जाता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है। और कब, 493 ईस्वी में। कब, 493 ईस्वी पूर्व। 493 ईस्वी पूर्व क्या होता है कि बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है, इसका पुत्र। कौन है, उसका नाम है अजातशत्रु। उसका नाम है अजातशत्रु। 493 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है और खुद ही गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसार
बिम्बिसार की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है ना। तो क्या करता है, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। कब? लगभग 493 ईस्वी पूर्व। पहले हत्या करता है और गद्दी पर बैठता है 493 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब ये ऐसे चलता रहता है और इसका शासन विस्तार देखिए, जो पहले बिम्बिसार थे उन्होंने बहुत दूर तक अपना शासन विस्तार कर लिया था। कहाँ? एमपी तक, ऊपर से लगा के यूपी का पार्ट से लेके एमपी के पार्ट से लेके बहुत सारे क्षेत्र में उसने अपना विस्तार कर लिया था। लेकिन अजातशत्रु ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया। इसने 1 ही 2 युद्ध लड़े, उसके बाद ज़्यादा इसने विस्तार नहीं किया और जितना इसके पिता ने विस्तार किया था उसी में सीमित रह गया। आगे क्या होता है, जो अजातशत्रु बड़ा हो जाता है और इसका भी लड़का होता है, उसका नाम क्या है? उदयन। इसके पुत्र का क्या नाम है? उदयन। तो उदयन भी यही करता है, क्योंकि जो पिता ने किया है पुत्र भी यही ऐसा मतलब संभव ही नहीं है कि वो ऐसा करे, लेकिन सीख तो वहीं से मिलती है, इतिहास गवाह होता है। तो क्या किया, अब उदयन आ गया। उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है। और अब इसने अपने पिता की हत्या कर दी और कब? 461 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। 461 ईस्वी पूर्व 461 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठा। तो उदयन क्या करता है? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है 461 ईस्वी पूर्व। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन ने कर दी। और हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक कौन होता है? नागदशक। कौन सा होता है? नागदशक। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है। अब उदयन भी वैसे ही काम करता है। ठीक है। इसका ज़्यादा विवाद में आगे विस्तार नहीं होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? बिम्बिसार और अजातशत्रु। उदयन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो इसका आखिरी शासक होता है वो कौन होता है? अंतिम शासक होता है इस वंश का। अंतिम शासक जो होता है आपका वो कौन है? नागदशक। नागदशक या नागदशक लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो नागदशक अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने। जिसकी हत्या शिशुनाग ने की। किसने की? शिशुनाग ने। जिसकी हत्या शिशुनाग ने की और जिसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने की। और क्या करता है? इसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है। ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। किसको? नागदशक की हत्या करने के बाद। ठीक है ना। और
शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इतना याद करना है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, तो हो जाएगा शिशुनाग हो जाएगा। और इसका शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है देख लेते हैं, बस ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। शिशुनाग, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश जो होगा तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक हो जाएगा कौन हो जाएगा, नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शासक जो आता है ये है नाग, वो आ जाएगा नंदीवर्धन। कौन आ जाएगा, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन, ठीक है ना। और नंदीवर्धन के बाद क्या होता है, लेट जस्ट होता है नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन क्या होता है, नंदीवर्धन के मरने के बाद या नंदीवर्धन के बाद कौन आता है, आगे आ जाता है कौन सा वंश, नंद वंश। कौन जाता है, नंद वंश, नंद वंश। और नंद वंश, इसका नंद वंश का कौन संस्थापक कौन सा हो जाएगा, संस्थापक आप अभी देखें पहले, संस्थापक, संस्थापक कौन हो जाएगा, महापद्मनंद, महापद्मनंद, ठीक है। नंदवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, महापद्मनंद, ठीक है ना। तो ये महापद्म संस्थापक था। और ये किसका समकालीन था, नंदवंश का अंतिम शासक। फिर देख लेते हैं कौन सा जाता है, घनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक। नंदवंश की स्थापना किसने की, महापद्मनंद की। और महापद्मनंद इतना ही पढ़ना और बाकी इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। फिर नंदवंश का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा, अंतिम शासक, नंदवंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, घनानंद, ठीक है। कौन हो जाएगा, घनानंद, 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 ठीक है। नंदवंश का अंतिम शासक हो जाएगा घनानंद। और घनानंद किसका समकालीन था, सिकंदर का। क्योंकि आगे चल के अशोक क्या करते हैं, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य है किसको हराता है, घनानंद को। आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराता है, घनानंद। और ये सिकंदर का समकालीन था, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या होता है, इसी के बाद क्या होता है। ये घनानंद हो गया नंदवंश का अंतिम शासक। फिर आता है सिकंदर, ठीक है। इसमें इसी के समकालीन कौन था, सिकंदर था। सिकंदर इसके घनानंद के समकालीन था, ठीक है। तो सिकंदर फिर आता है इसी एरा में, ठीक है। तो इसको सिकंदर को हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। और मौर्य वंश खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मौर्य वंश अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें केवल कालानुक्रम आपको याद करना है और छोटा छोटा एक वंश याद कर लेना है किस क्रम में आए, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, सिकंदर आता है तो ये इसी पीरियड में आता है, ठीक है। घनानंद के समकालीन भी ये भी था, ठीक है ना। तो सिकंदर आ जाता है आपका, सिकंदर आ जाता है, ठीक है। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था फिलिप, पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था, ठीक है। आगे होता है, यह जिस दर्रे से भारत आया उस दर्रे का नाम क्या था, खैबर दर्रा, ठीक है, ठीक है। सिकंदर जिस दर्रे से, क्या लिख लो, सिकंदर खैबर दर्रे से भारत आया था। सिकंदर जो आया था वो खैबर दर्रे से भारत आया था, क्योंकि ये क्या है, ईरान को जीतते हुए यहाँ प्रवेश कर गया था। इससे पहले ये भी ईरान में था और वहाँ
शासन करता था, ठीक है ना। तो खैबर दर्रे से भारत आ गया, ठीक है। और कब ये लगभग आया भारत में, तो 326 ईस्वी पूर्व। कब आता है, 326 ईस्वी पूर्व, ठीक है। लगभग रख लो, ठीक है, लगभग 326 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व में ये भारत आया था, ठीक है। और यहाँ आने के बाद छोटे मोटे तो युद्ध लड़े ही, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध कौन सा लड़ा, पोरस का। सबसे बड़ा युद्ध कौन सा लड़ा इसने, पोरस का, ठीक है। तो यहाँ आया, ठीक है। तो इसके साथ जो इसका सेनापति था उसका नाम क्या था, सेलुकस निकेटर, ठीक है। इसके बाद इसके सेनापति का क्या नाम था, सिकंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। सिकंदर यहाँ लिख देते हैं, सिकंदर ही चल रहा भी, सिकंदर। इसके सेनापति का नाम क्या था, सेनापति का नाम क्या था, सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। जो इसका सेनापति था उसका क्या नाम था, सेलुकस निकेटर, ठीक है ना। और सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का, ठीक है ना। सिकंदर किसका शिष्य था, सिकंदर जो था ये सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। देखिए जो पेपर में पूछा जा रहा है वही पॉइंट ले रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट नहीं ले रहे हैं। ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने इस पॉइंट को शामिल किया है, ठीक है ना। आगे आता है तो सबसे बड़ी लड़ाई जो है सिकंदर की जो इंडिया में हुई है वो कौन सी है, पोरस की लड़ाई। कौन सी है, सिकंदर की जो सबसे बड़ी लड़ाई है आपकी वो कौन सी जाती है, पोरस का युद्ध, पोरस संधि कहें या पोरस युद्ध कहें, ठीक है ना। सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई। पोरस कहाँ, यहाँ का राजा है, ठीक है ना। और ये कहाँ हुई, बितस्ता इसको बोलते हैं, झेलम नदी किनारे। कहाँ हुई, झेलम नदी किनारे हुई, ठीक है ना। पोरस से युद्ध हुआ, पोरस से सिकंदर का युद्ध होता है, हुआ। और कहाँ हुआ, तो ये हुआ है बितस्ता या झेलम नदी किनारे, या इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये झेलम नदी किनारे होता है, ठीक है। और इस युद्ध का नाम जो कहा जाता है, बहुत फेमस नाम जिसको कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाइड स्पीच का युद्ध। क्या कहा जाता है, हाइड स्पीच। इस युद्ध को कहा जाता है हाइड स्पीच, इसे कहा जाता है, इस युद्ध को कहा जाता है हाइड स्पीच का युद्ध, ठीक है। ठीक, इस युद्ध को हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे फेमस सिकंदर का युद्ध होता है, ठीक है ना। ठीक, और आगे देखते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा। आगे क्या होता है, तो सिकंदर का जो सबसे प्रिय घोड़ा था वो भी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, तो ये देख लो क्या है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा, सिकंदर का प्रिय घोड़ा को क्या नाम है इसका, बाऊ केफला। क्या नाम है इसका, बाऊ केफला, ठीक है। इसी के नाम से, इसी घोड़े के नाम से इसने बाऊ केफला नगर की स्थापना की थी। कहाँ पे, झेलम नदी किनारे, ठीक है। इसी के नाम पर, बाऊ केफला नगर की स्थापना की। बाऊ केफला नगर की स्थापना की, कहाँ पे की, तो ये करता है कहाँ, झेलम नदी किनारे,
झेलम, झेलम नदी के किनारे, नदी के किनारे। ये अपने घोड़े के नाम से ही बौकेफ्ला नगर की स्थापना करता है। कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, तो ये बौकेफ्ला याद कर लेना है क्योंकि इसके घोड़े का नाम लगभग पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। आगे क्या होता है? आगे इसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, मृत्यु इसकी हो जाती है। कब होती है? मृत्यु इसकी होती है 323 ईस्वी पूर्व में। 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में। कहाँ होती है? कहाँ? बेबीलोन में, बेबीलोन में। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक से इतना जितना बताया है इतना ही लगभग महत्वपूर्ण है। बाकी जो टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जिसमें से अभी तक पढ़े हैं तो सबसे पहले क्या आपको देखना है? बिम्बसार को देख लेना है और उसका जो लड़का आता है अजातशत्रु, उसके बारे में पढ़ना है। बाकी वंश और उनका कालानुक्रम और उनके संस्थापक ही याद करने हैं, जो मैंने ट्रिक से बता दिया। हसीन मौसूकांत जो ट्रिक है पहले ही बताया था, वो ट्रिक और बाकी उनके संस्थापक, वंश और संस्थापक ही याद करना, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।